हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ अरस्तू की क्रांति पर विचार के बारे में बात करने आया हूँ। इससे पहले मैंने अरस्तू के दास्ता संबंधी सिद्धांत के बारे में बात किया था। आपके सिलेबस में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अरस्तू के स्लेवरी और रिवॉल्यूशन, ये दो टॉपिक जो है सो ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए ये दोनों टॉपिक अरस्तू के विषय में पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग एरिस्टोटल की बात करें, अरस्तू की बात करें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का शिष्य था और एरिस्टोटल का जन्म जो है वो आपका 384 बीसी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 322 बीसी में हुई थी। ये मेनली ग्रीस के रहने वाले थे, यानी कि यूनान, और इनके फादर का नाम निकोमखस था। ठीक है, निकोमखस। और मदर का नाम फेस्टिस था। ठीक है, मदर का नाम फेस्टिस था और फादर का नाम निकोमखस था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इनके रिवॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट जरूर करना कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो को देख रहे हो, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जूनियर से शेयर करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो स्टूडेंट लिखते हैं नोट्स, वो कृपया नोट्स लिखिएगा, क्योंकि नोट्स लिखने से बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। और मैं सारा जो नोट्स है वो पढ़ता हूँ ताकि किसी को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, रिवॉल्यूशन, पहले रिवॉल्यूशन वर्ड को समझते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। क्रांति किसी भी देश में जो है सो बहुत तरीके से लाई जा सकती है, लेकिन मेनली जो है सो संविधान का परिवर्तन या फिर शासन व्यवस्था का परिवर्तन को हम लोग क्रांति के रूप में मानते हैं। अगर हम लोग क्रांति के बारे में देखें तो क्रांति लाने के लिए एक होता है आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जो कि आपका बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी 1917 में, तो उस समय देखा गया था इस तरीके का कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक होता है आपका इनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन। इनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन में जो है वो सिर्फ आपका शासक वर्ग जो है उसको चेंज किया जाता है। इनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन में सिर्फ आपका शासक वर्ग जो है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्लडी रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ब्लडी रिवॉल्यूशन। ब्लडी रिवॉल्यूशन जो है वो हम लोगों ने देखा है इंग्लैंड के गृह युद्ध में, जो कि आपका 1648 में हुआ, और आपका फ्रांस के रिवॉल्यूशन में देखा है जो कि आपका 1789 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन की। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का हम लोग एग्जाम्पल जो है वो आपका इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन देखे थे 1688 का। ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है पर्सनल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो कि आपका कामराज योजना के समय देखा गया था 1964 में। और आपका एक होता है इम्पर्सनल रिवॉल्यूशन, जो कि आपका कांग्रेस पार्टी का देखा गया था 1885 से 1947 तक, जो आपका स्वतंत्रता संग्राम चला था। ये आपका इम्पर्सनल रिवॉल्यूशन मतलब किसी व्यक्ति के हित के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के हित के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए रिवॉल्यूशन करना। और ये पर्सनल रिवॉल्यूशन मतलब किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए जो है सो ये करना, रिवॉल्यूशन करना। ठीक है, तो ये इतने तरीके के हम लोग जो है सो आपका रिवॉल्यूशन को देखें। अब हम लोग अरस्तू के एस्पेक्ट में देखते हैं कि अरस्तू जो है सो क्या बताते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में।
जो स्टूडेंट लिखते हैं नोट्स वो कृपया करके नोट्स लिखिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है लिखना। और 2-4 बार वीडियोस देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो उसको जरूर लिखना, ठीक है। अरस्तु यूनान का दूसरा महान दार्शनिक है जो कुछ मामलों में अपने गुरु प्लेटो से भी आगे है। प्लेटो की प्रसिद्धि रिपब्लिक है, जिसमें वह एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है। प्लेटो के बुक का नाम है रिपब्लिक, इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये प्लेटो के बुक का क्या नाम है, तो रिपब्लिक। अरस्तु की प्रसिद्ध पॉलिटिक्स है, और अरस्तु का क्या है, अरस्तु का पॉलिटिक्स बुक है, ये दिमाग में रखिएगा, प्लेटो रिपब्लिक एंड अरस्तु पॉलिटिक्स। जो तत्कालीन यूनान नगर राज्यों के 158 संविधानों के संदर्भ में लिखा गया है। अरिस्टोटल ने जो है सो 158 संविधानों का अध्ययन किया था। उस समय यूनान के विभिन्न नगर राज्यों में बड़ी तेजी के साथ सरकार में परिवर्तन हो रहे थे। प्रजातंत्र के स्थान पर अधिनायकवाद और धनिक तंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र जैसे सरकारों की स्थापना हो रही थी। अधिनायक तंत्र सभी लोग जानते हैं, अधिनायक तंत्र जिसमें जो है सो कोई एक व्यक्ति ताकत के बल पर शासन करता है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति ताकत के बल पर शासन व्यवस्था को चलाता है, उसको अधिनायक वाद बोलते हैं। और धनिक तंत्र की आपका जो धनी व्यक्ति रहते हैं जो समाज में वर्ग में, वही जो है सो शासन व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अरस्तु एक व्यवहारिक दार्शनिक होने के नाते सरकार में परिवर्तन के कारणों की बड़ी सूक्ष्म पूर्वक अध्ययन करके अपना विचार क्रांति पर दिया, जो राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में अद्वितीय है। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स रहता है मेरा, तो इसलिए जो है सो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो आप लोग इसका लाभ उठा पाइए। कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज रिवॉल्यूशन और डेफिनेशन। डेफिनेशन देखते हैं रिवॉल्यूशन की क्या है। तो क्रांति की परिभाषा क्या है यह जानना अति आवश्यक होगा। इसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है, लेकिन अरस्तु के शब्दों में राज्य के संविधान में परिवर्तन लाना ही क्रांति है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि क्रांति क्या है, क्रांति है कि आपका या तो संविधान में आप परिवर्तन लाइए या तो शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाइए, ठीक है, तो इसी को क्रांति बोलते हैं। तो अरस्तु के अनुसार जो है सो क्रांति क्या है कि राज्य के संविधान में परिवर्तन लाना, ठीक है, राज्य के संविधान में परिवर्तन लाना। यह संविधान शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया गया है, उसका अर्थ सरकार भी है। राज्य की जनता के बीच केवल अस्त्र शस्त्र या शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई ही क्रांति नहीं होती। जब तक पुराने संविधान या पुरानी सरकार में परिवर्तन ना हो तब तक उसे क्रांति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अतः संविधान या सरकार में परिवर्तन का नाम ही क्रांति है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स है, तो इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और नोट्स कॉपी में जरूर लिखिएगा। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के 5वें खंड में क्रांति का वर्णन किया है। उसके क्रांति संबंधी विचार यूनान के ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जिनका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया गया है। अरस्तु का गंभीर राजनीतिक चिंतन तथा यूनानी सरकार का विषाद वर्णन इसमें स्पष्ट है। जैसा कि सेबाइन ने लिखा है कि द पेजेस ऑफ द पॉलिटिक्स डीलिंग विद द सब्जेक्ट रिवील हिज पॉलिटिकल पेनिट्रेशन एंड मास्टरी ऑफ ग्रीक गवर्नमेंट, ठीक है। जो स्टूडेंट हिंदी में कोटेशंस एग्जाम में लिखते हैं वो हिंदी में लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे। दोनों स्टूडेंट्स के लिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने व्यवस्था कर दिया है, ठीक है। एक लेखक ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि इन द बुक 5 ऑफ द पॉलिटिक्स एरिस्टोटल कलेक्ट्स एन इनॉर्मस मास ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड मेक्स अ मास्टरी एग्जीबिशन ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट द काउजेज एंड ओकेजन्स ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांतियों के कारण और अवसर। आप लोग जो है सो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखा कीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
एक बार बढ़िया से वीडियो देखिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। स्किप करके कोई वीडियो नहीं देखिए और फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखिए, पूरा वीडियो आराम से देखिए, ठीक है। तो अरस्तु की क्रांति के कारणों के मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित कर अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरिस्टोटल रिवॉल्यूशन है। तो क्रांति के सामान्य कारण पहला, क्रांति के विशेष कारण दूसरा, और तीसरा विशेष प्रकार की शासन पद्धति या राज्य में क्रांति के कारण। ये 3 प्रकार के हिसाब से जो है सो रिवॉल्यूशन, अरस्तु के रिवॉल्यूशन को जो है सो हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे क्रांति के सामान्य कारण। तो अरस्तु की क्रांति के सामान्य कारण के अंतर्गत मुख्यतः 2 कारणों पर विचार किया गया है। एक आपका इनइक्वालिटी और एक आपका इनजस्टिस, ठीक है। कि आपका रिवॉल्यूशन, क्रांति का जो सामान्य कारण है वो क्रांति इसी वजह से होती है कि अगर समाज में जो है सो आपका इनइक्वालिटी हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे वर्ग के आधार पर, चाहे धन के आधार पर हो, किसी आधार पर असमानता हो, तो वो ऐसे कंडीशन में आपका क्रांति होगा। नहीं तो आपका अन्याय हो उस समाज में, इनजस्टिस हो, वैसे समय में क्रांति होगी। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे असमानता के बारे में। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति का मूल कारण असमानता की भावना है। जब समाज या राज्य के अंतर्गत लोगों में जाति, वर्ग या धन के आधार पर काफी असमानता रहती है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित वर्ग समान अधिकार के लिए क्रांति कर बैठता है। अरस्तु ने समानता के 2 पहलू पर विचार किया है। अब अरस्तु जो है सो समानता को भी आपका 2 आधार पर करता है। एक आपका है निरपेक्ष समानता यानी एब्सोल्यूट इक्वालिटी, और एक है आपका अनुपातिक समानता यानी प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। निरपेक्ष समानता के बारे में देख लेते हैं। निरपेक्ष समानता का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का दावा करना। जैसे प्रजातंत्र राज्य में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाती है, इस आधार पर वे धन, विद्या, योग्यता तथा अन्य क्षेत्र में समानता का दावा करते हैं। इसे ही निरपेक्ष समानता कहा जाता है, जिसे राज्य के अन्य वर्ग इसका विरोध करते हैं। यह विरोधी विचार क्रांति का रूप लेता है। नेक्स्ट है आपका अनुपातिक समानता। तो अनुपातिक समानता का अर्थ है एक पक्षीय असमानता के आधार पर अन्य सभी क्षेत्रों में असमानता का दावा करना। यहां पर एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, ठीक है, पूर्ण आपका समानता। और यहां पर जो है सो आपका एक फील्ड में आपका समानता मिला हुआ है, बाकी सब में असमानता है, ठीक है। धनिक तंत्र इस सिद्धांत पर आधारित है, जो एक क्षेत्र में असमान है वह सभी क्षेत्रों में असमान है। अमीर व्यक्ति अपने को जन समूह से पृथक समझते हैं, आम जनता इस विभेद को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए वह क्रांति कर बैठती है। इस प्रकार असमानता राज्य में क्रांति का रूप लेता है, ठीक है। अब बहुत सारा पैसा किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो जाए तो वो व्यक्ति जो है सो जनता के पास जो है सो बैठेगा नहीं, खाएगा नहीं, साथ में कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो अगला जो जनता है, ये जो जनता है, इसको मतभेद फील होगा कि ये जो आदमी जो जिसके पास पैसा है वो जो है सो हमसे मतभेद कर रहा है। तो ये भी आपका क्रांति का रीजन है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका है अन्याय यानी इनजस्टिस। असमानता और अन्याय दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अन्याय की एक सीमा होती है, सीमा के अतिक्रमण के बाद अन्याय के विरुद्ध क्रांति होती है। सर्वप्रथम क्रांति का विरोध शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। जब यह पद्धति असफल हो जाती है तब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। अन्याय के अंतर्गत अरस्तु ने विशेषतः राजनीतिक अन्याय, आर्थिक विषमता और बौद्धिक अन्याय पर विचार किया है, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा कि अरस्तु जो है सो अन्याय में क्या क्या बात करते हैं, राजनीतिक अन्याय, आर्थिक विषमता और बौद्धिक अन्याय। ये 3 जो है सो बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं यूजीसी में और यूपीएससी में। नेक्स्ट, जब राजनीतिक सत्ता कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के हाथ में होती है तो शेष जनता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति कर बैठती है। जब राज्य में धन का असमान वितरण होता है और गरीब जनता का अधिक शोषण होता है तो राज्य में चोरी, डकैती, हत्या आदि का काफी प्रकोप होता है।
जब विद्वान को तिरस्कार और मूर्ख की पूजा की जाती है तो इससे भी राज्य में क्रांति होती है। ठीक है, तो अरस्तु का 3 आपका है अन्याय में, एक आपका राजनीतिक अन्याय है, एक आपका आर्थिक विषमता है और तीसरा आपका बौद्धिक अन्याय है। ये तीनों अन्याय के खिलाफ में जो है सो आपका क्रांति होती है। ठीक है, इस प्रकार असमानता और अन्याय क्रांति के 2 मूल कारण है। ये हम लोग पहला एस्पेक्ट देखें। अब हम लोग सेकंड एस्पेक्ट देखेंगे, क्रांति के विशेष कारण। ठीक है, अरस्तु का कथन है कि क्रांति की उत्पत्ति में केवल असमानता और अन्याय का ही हाथ नहीं रहता, बल्कि इसके निम्नलिखित अनेक कारण हैं। पहला है लाभ और सम्मान की इच्छा, डिजायर ऑफ गेन एंड ऑनर। अरस्तु का कथन है, एग्जामिनेशंस में पॉइंट जो है वो मिस नहीं कीजिएगा, कोटेशन मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसी पर नंबर मिलता है। अंदर का मैटर आप छोटा लिख दीजिए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट्स जो है वो कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। अरस्तु का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति लाभ और सम्मान चाहता है, क्योंकि ये दोनों उसके विकास के सूचक हैं। यदि राज्य में योग्य व्यक्तियों को लाभ और सम्मान नहीं मिलता, अनुचित तरीके से अयोग्य व्यक्ति लाभान्वित और सम्मानित किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रांति का आग भड़क उठती है। ठीक है, जैसे कि समाज में बहुत बार ऐसे होता है कि जो क्वालिफाइड है, जो अच्छा आदमी है, उसको जो है सो सम्मानित ना करके जो धूर्त बदमाश है, किसी तरीके से धन को इकट्ठा कर लिया है या किसी तरीके से वो ज़्यादा अच्छे पोस्ट पर आ गया है, तो उसका सम्मान लोग करने लगते हैं। ठीक है, तो इससे जो है सो जो जिसका सम्मान नहीं हो रहा है, जो क्वालिफाइड है, उनके भीतर जो है सो एक आग सी भड़कती है। सेकंड है आपका शासकों की घृष्टता। कभी कभी शासकों की घृष्टता के कारण भी क्रांति होती है। यदि धूर्त शासक जनहित की उपेक्षा कर शासन करने लगता है तो जनता विद्रोह कर बैठती है। ठीक है, अब कोई शासक बन गया और वो कुछ भी नियम बना रहा है, कुछ भी कानून बना रहा है, चाहे जनता उसको खराब मान रही है, फिर भी जो है सो वो उस नियम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जबरदस्ती फॉलो करवा रहा है, तो ऑन डैट केस आपका विद्रोह जो है सो आपका होगा ही होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोगों की ज़रूरत है, नीड है मुझे। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। थर्ड है आपका उत्कृष्टता के प्रति प्रेम। उत्कृष्टता के प्रति प्रेम का अर्थ श्रेष्ठता की भावना। जब व्यक्ति या शासक राज्य के अन्य व्यक्तियों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है, तब यह राज्य की सत्ता को अपने अधिकार में कर लेता है और आगे चलकर क्रांति को जन्म देता है। यही कारण है कि एथेंस में शक्तिशाली और उत्कृष्ट बनने वाले व्यक्ति को निर्वासित करने की परिपाटी चल गई थी। ठीक है, जो भी एथेंस में जो है वो शक्तिशाली बन जाता था या उत्कृष्ट बनता था, उसको वहां से निर्वासित कर दिया जाता था। फोर्थ है आपका भय, फियर। क्रांति भय से भी उत्पन्न होती है। अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय बना रहता है, अतः दंड से बचने के लिए वे विद्रोह करते हैं। दूसरी ओर यदि राज्य के व्यक्तियों को भी यह मालूम हो जाए कि उनके प्रति अन्याय होने वाला है, तो इसके प्रतिकार के लिए वह क्रांति कर बैठते हैं। ठीक है, अगर आपको डर रहेगा कि अरे ये चीज़ है, तो आप चिल्लाने लगोगे, आप गुस्सा करने लगोगे, तो ये भी एक क्रांति का आने का, क्रांति करने का सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तिरस्कार। जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि अनेक राजाओं ने तिरस्कार के कारण विद्रोह किया। राजा मान सिंह का अकबर के साथ मिल जाने में भी अपमान और तिरस्कार की भावना छिपी हुई थी। थीब्स, भेंगरा और गेलो नगर राज्यों में तिरस्कार के कारण ही क्रांति हुई थी। छठा आपका है राज्य के किसी एक भाग में असाधारण वृद्धि। अरस्तु का कथन है कि कभी कभी राज्य के किसी विशेष अंग में वृद्धि होने से भी क्रांति होती है। एथेंस में पेलोपोनेशियन युद्ध उसी का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चुनाव षड्यंत्र। चुनाव में काफी षड्यंत्र रचे जाते हैं जो आगे चलकर क्रांति का रूप ले लेता है।
आई होप मेरी मेहनत आप लोगों के लिए कुछ मददगार हो। अगर मददगार हो तो आप भी हमारी कुछ मदद करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। 8वां देखिएगा, अल्प परिवर्तनों की अवहेलना, नेग्लेक्ट ऑफ स्मॉल मैटर। कभी कभी अल्प परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं देने से क्रांति हो जाती है, जैसे अम्ब्रेसिया में क्रांति हुई। 9वां है जाति में विभिन्नता, विभिन्न जातियों में विभिन्नता के कारण भी क्रांति हो जाती है, जैसे कि धुर, विजेंटियम और सिराकूज में हुआ ऐसा। नेक्स्ट है आपका एकता का अभाव, राज्य में एकता नहीं रहने के कारण भी क्रांति होती है। एथेंस में यह घटना घटी है। ठीक है। नेक्स्ट है विरोधी तत्वों के कारण। किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 11 देखते हैं, राजा में विरोधी तत्वों के रहने से भी क्रांति होती है। अरस्तु ने लिखा है कि पुण्य, पाप तथा अमीरी, गरीबी आदि क्रांति के मुख्य कारण है। अरस्तु के शब्द में द ग्रेटेस्ट अपोजिशन इज कैनफेस्डले डैट of virtue and vice, next comes that of wealth and poverty, and there are other antagonist elements, greater or less of which one is this difference of place। ठीक है, जो स्टूडेंट हिंदी में लिखते हैं उनके लिए हिंदी में भी मैंने कोटेशंस कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रणय संबंधी झगड़ा। अरस्तु का कथन है कि कभी कभी दो राजाओं के बीच प्रणय संबंधी झगड़े से क्रांति होती है। अतः उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि लाभ और सम्मान की इच्छा, शासकों की घृष्टता, उत्कृष्टता के प्रति प्रेम, भय, तिरस्कार, राज्य के किसी एक भाग में असाधारण वृद्धि, चुनाव षड्यंत्र, अल्प परिवर्तनों की अवहेलना, जाति में विभिन्नता, एकता का अभाव, विरोधी तत्वों के कारण और प्रणय संबंधी झगड़ों जैसे विशेष कारणों के कारण ही राज्य के अंतर्गत क्रांति होती है। ठीक है, ये अरस्तु का मैंने 2 पार्ट आपको दिखाया। अब हम लोग तीसरा पार्ट अरस्तु का देखेंगे कि क्या विशेष प्रकार की शासन पद्धति या राज्य में क्रांति के कारण है। तो अरस्तु ने पृथक रूप से विभिन्न प्रकार के संविधान में होने वाली क्रांतियों पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जैसे जब प्रजातंत्र में संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो क्रांति होती है। धनिक तंत्र में जब गरीबों को अधिक सताया जाता है तब क्रांति होती है। कुलीन तंत्र में जब किसी वर्ग में ही स्थायी रूप में सत्ता होती है तो क्रांति उत्पन्न होती है। राजतंत्र में भी जब राजा एक तानाशाह के रूप में शासन करता है तो क्रांति होती है। निरंकुश तंत्र में जब शासक अन्याय की चरम सीमा पर पहुंचता है तब क्रांति होती है। ठीक है, सारे तंत्र और उनमें क्रांति कैसे होती है उसके बारे में मैंने बताया है, इसको दिमाग में रखिएगा। इस प्रकार अरस्तु ने सभी तंत्रों में होने वाली क्रांति पर विस्तार रूप से वर्णन किया है। ठीक है, इसमें पहला है आपका, इसमें आपका देखते हैं हम लोग क्रांति के प्रतिकार के उपाय, यानी रेमेडीज फॉर रिवॉल्यूशन। मतलब हर तंत्र में जो है अरस्तु के हिसाब से क्रांति होती है, उसका कोई ना कोई रीजंस हो जाता है। तो रेमेडीज फॉर रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। अरस्तु ने केवल क्रांति के कारणों पर ही विचार नहीं किया है बल्कि क्रांति के प्रतिकार के उपायों पर भी विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उसने क्रांति को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय बतलाए हैं। पहला है न्याय, कि राज्य में जो है सो क्या लाना चाहिए, न्याय लाना चाहिए। न्याय रहेगा तो क्रांति नहीं होगी। क्रांति का मूल कारण न्याय का अभाव है, इसलिए अरस्तु का कथन है कि राज्य के अंतर्गत न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय पर आधारित राज्य में क्रांति की संभावना नाम मात्र होती है। सेकंड आपका क्या है, समानता, इक्वालिटी। जैसे कि भारतीय संविधान में भी हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग नागरिक को क्या दे रहे हैं, तो प्रेम्बल हम लोगों का है। ठीक है, इक्वालिटी देते हैं, जस्टिस देते हैं, फ्रीडम देते हैं, फर्टर्निटी देते हैं। समानता देखते हैं तो क्रांति का दूसरा कारण असमानता है। यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अनुपातिक समानता की भी व्यवस्था की जाए तो क्रांति को समाप्त किया जा सकता है।
तीसरा अगर बात करें तो कानून का पालन, ऑबिडेंस ऑफ लॉ। प्रत्येक शासन प्रणाली में एक संविधान का रहना आवश्यक है। शासक तथा सरकारी कर्मचारी संविधान के कानूनों के अनुरूप शासन करें तथा जनता भी कानून का पालन करे तो क्रांति जैसी समस्या को टाला जा सकता है। चौथा है आपका शुद्ध आचरण, गुड बिहेवियर। राजनीतिक स्थिरता के लिए शासकों का शुद्ध आचरण आवश्यक है। इसका बड़ा प्रभाव जनता पर पड़ता है और जनता शुद्ध आचरण वाले शासक के समक्ष नतमस्तक रहती है। शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट है आपका सद्भावनापूर्ण संबंध, गुड रिलेशन। शासक वर्ग और शांति वर्ग के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध होना अति आवश्यक है। शासक वर्ग शासित वर्ग की इच्छा अनुकूल ही शासन करते हैं। दोनों का पारस्परिक सद्भावनापूर्ण संबंध की राज्य की नींव को मजबूत रखता है। ठीक है, अगर आपका दोनों की बातों को नहीं सुना जाएगा, पब्लिक की बात को नहीं सुना जाएगा तो जन सैलाब आ जाएगा। ठीक है, छठा देखते हैं तो शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। राज्य के किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष में राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। यदि शासन शक्तियों के विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है तो वहां पर क्रांति होने की संभावना कम रहती है। जैसे हमारे देश में जो है सो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। जैसे कैसे, पहला जो है सो आपका सेंटर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद आपका पंचायत, पूरा जगह जो है सो शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है। नेक्स्ट बात करें सातवां, राज्य भक्त नागरिक। प्रत्येक राज्य में कुछ नागरिक देशद्रोही होते हैं जो संविधान तथा राज्य के प्रति भक्ति का भाव नहीं रखते हैं। वस्तुतः देशद्रोहियों को समाप्त करना चाहिए और राज्य भक्त नागरिकों का सृजन करना चाहिए, तभी राज्य क्रांति से मुक्ति पा सकता है। आठवां, आंतरिक फूट नहीं। राज्य के आंतरिक गुटबंदी और दलबंदी नहीं होनी चाहिए। जनता और शासक में अच्छा संबंध होना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्रांति नहीं होती है। नौवां है अच्छा प्रशासन। जिस राज्य का शासन अच्छा होता है वहां क्रांति की संभावना नहीं के बराबर होती है। पॉइंट्स एग्जामिनेशन में मिस नहीं करना, पॉइंट्स जो है सो जरूर लिखना एग्जामिनेशन में। 10th देखते हैं तो राजकीय सेवाएं, स्टेट सर्विसेज। अरस्तु का कथन है कि राजकीय पदों पर रहने वाले पदाधिकारियों की पद अवधि निश्चित रहनी चाहिए। इससे राजनीतिक क्षेत्र में स्थिरता रहती है और प्रशासन में सबों को भाग लेने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च पदों के लिए योग्यताएं। अरस्तु ने कहा है कि राज्य में क्रांति इसलिए होती है कि चूंकि बड़े बड़े पदों पर अयोग्य व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अतः बड़े बड़े पदों के लिए योग्यताएं निर्धारित होनी चाहिए। नेक्स्ट 12वां देखेंगे तो सरकारी कोष का गबन नहीं। राज्य में क्रांति इसलिए भी होती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी कोष का गबन मनमाने ढंग से करते हैं। यदि इस पर रोक लगा दी जाए तो क्रांति संभव नहीं। 13वां देखते हैं संविधान के अनुरूप शिक्षा। अरस्तु ने कहा है कि किसी राज्य के संविधान को सफलीभूत करने के लिए वहां के बच्चों को संविधान के अनुरूप शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर अपने संविधान के प्रति आस्था रख सकें। फासिस्ट राज्य और नाजी राज्य में ऐसी व्यवस्था थी। अभी रूस और चीन जैसे साम्यवादी राज्यों में इसकी व्यवस्था है। उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अरस्तु ने केवल क्रांति के कारणों पर ही विचार नहीं किया, बल्कि उसे दूर करने के लिए विस्तृत उपाय को बताया है, जो शायद ही आज तक राजनीतिक दार्शनिक वर्णन किया हो। ठीक है, जो आज तक किसी ने किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। बीए के जो स्टूडेंट्स इस नोट्स को देख रहे हो वो एक बार देखना और देखना कि आपको आगे चल के बीए में, एमए में और पीसीएस के मेंस एग्जाम्स में इसी तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो
पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मूल्यांकन इवैल्यूएशन की अगर हम लोग बात करें तो जब हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंतर्गत निम्नलिखित दोष दिख पड़ते हैं। अब क्या क्या दोष है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार के, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है अशब्दता। आलोचकों का कहना है कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार अशब्द है। दूसरा है साम्राज्यवाद। राज्य की क्रांति में साम्राज्यवादी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। साम्राज्यवादी नीति के कारण भी बड़े बड़े राज्य ध्वस्त हो गए। सिकंदर महान इसी नीति को व्यवहारिक रूप दे रहा था। अरस्तु सिकंदर का गुरु और व्यवहारिक दार्शनिक होते हुए भी क्रांति के इस मूल कारण की उपेक्षा की है। ठीक है, अरस्तु आपका सिकंदर महान का जो है सो गुरु था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार। राज्य परिवर्तन में व्यापारियों का भी हाथ रहा है। पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने व्यापार के बल पर ही विश्व के अनेक राज्यों की राजनीतिक सत्ता हथिया ली थी। भारत में अंग्रेजों का राज्य व्यापार के कारण ही हुआ। अरस्तु ने इसकी भी उपेक्षा की है। चौथा है आपका धर्म, रिलीजन। अरस्तु ने धर्म को राज्य क्रांति का कारण नहीं माना है। संपूर्ण मध्यकाल धर्म के संघर्ष में समाप्त हुआ। यूरोप के अनेक राज्यों में धर्म के कारण ही क्रांति हुई, लेकिन अरस्तु ने इसकी उपेक्षा की है। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सपोर्ट करो इस चैनल को आप लोगों का सपोर्ट जो है सो नहीं मिल रहा है। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें तो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार में कुछ दोष होते हुए भी उसने क्रांति पर जो विचार दिया है वह राजनीतिक इतिहास में बेजोड़ और बेमिसाल है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार यूनान के विभिन्न नगर राज्यों के वास्तविक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित है। उसके क्रांति संबंधी विचार मौलिक, व्यवहारिक, विषाद, वास्तविक और शाश्वत है। शायद ही किसी राजनीतिक दार्शनिक ने क्रांति पर ऐसा विचार व्यक्त किया हो। राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में अरस्तु की यह देन अद्वितीय है। ठीक है, आई होप मेरे नोट से आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिला हो। ठीक है, बेनिफिट्स मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पूरा वीडियो देखना। तुम लोग स्किप मत किया करो। ठीक है, स्किप मत किया करो, पूरा वीडियो देखा करो, तभी कुछ समझ में आएगा। और नोट्स ज़रूर लिखा करो। और अगर मुझे आप लोग फाइनेंशियली भी अगर कुछ हेल्प कर सको तो आप इस पे जो है सो मुझे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ आता रहूँगा वीडियो लेके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।